अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 115 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। और आप लोगों के वसी तर मफाद में हमने ये फ़ैसला किया है कि ये पार्ट बी आधे घंटे का करके हम आज ऑफ़ कर रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह एक लेक्चर हम और करेंगे 116, 2 से ढाई घंटे का होगा, जिसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं होगा। IFRS 15 का आखिरी कॉन्सेप्ट कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स वाला था जो मिटा दिया जालमों ने, तो अभी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था, वो आखिरी कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच चुका है। अब जो भी चीज़ हमने पढ़नी है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो पढ़े हुए में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बचा हुआ है, पढ़े हुए में से एक ज़रा मुश्किल सी चीज़ है थोड़ी सी, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आज ऑफ़ कर देंगे। कल सिर्फ पास पेपर्स IFRS 15 के रीसेंट 3-4 डिस्कस करने हैं, और कोई अगर और चीज़ इसके अलावा जहन में आ गई IFRS 15 से रिलेटेड तो वो करेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह फिर हमारा कल होगा, आज नहीं है लास्ट लेक्चर। ओके जी। अच्छा जी, एक पेज जो है साकिब भाई, ये पेज व्हाट्सएप पे मुझसे ले लीजिएगा। ये पेज आपने बच्चों को अपलोड कर देना है। नहीं, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पोर्टल पे अपलोड कर देना है। अच्छा जी, हमने प्रेजेंटेशन की एक हेडिंग पढ़ी थी, इसकी ज़रा समरी ये बनी हुई है, इसमें आसानी से आपको बात ज़रा रिवाइज़ हो जाएगी, ठीक है। क्विकली इसको देखते हैं ज़रा। अगर गुड्स पहले डिलीवर हों तो डेटर वाला केस है, यानी रिसीवेबल, ठीक है। तो गुड्स डिलीवर हो गई हैं तो पहले आसान मार्क्स आपने पर्चे में लेने हैं। वो कौन से? क्रेडिट सेल कर लें। जो भी सिचुएशन है वो बाद में देखेंगे, डेबिट साइड वाली। गुड्स अगर डिलीवर हो गई हैं तो सेल बुक करें। अब जब गुड्स डिलीवर की हैं, सेल बुक कर ली है, तो रिसीवेबल की बात आई। अगर रिसीवेबल कंडीशनल है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करो, और अगर अनकंडीशनल है तो रिसीवेबल, ठीक है जी। इसमें देखिए छोटी सी बात लिखी हुई है, सिर्फ अगर अनकंडीशनल राइट है तो हम सिर्फ वक्त गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर लंबा अरसा पड़ भी जाए तो वो इंटरेस्ट वगैरह आता है, सिर्फ वक्त गुजरने का इंतज़ार करें, कोई और शर्त नहीं है, बस वक्त गुजर रहे, इंतज़ार कर रहे हैं पैसे आ जाएं, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन के फुलफिल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एसेट में जब कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर रिसीवेबल बना लेते हैं, फिर उसके बाद वक्त दोबारा इंतज़ार करने वाला आ जाता है अगर कोई हो तो, ठीक है। तो ये क्या है, अगर गुड्स पहले डिलीवर हो जाए और अगर कैश पहले डिलीवर हो जाए तो ये क्या बन जाता है, लायबिलिटी। डन हो गया। एक हमने वो अजीब सा केस पढ़ा था जो मैंने कहा था, बफलो का बच्चा पकड़ना पड़ेगा, कट्टा खुल गया है। वो क्या आया था हमारे वो पास पेपर 7 में। हाँ जी, वो कुछ ऐसा मामला था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया था जो मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल होता है ना, नॉन कैंसिलेबल होता है। तो चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉन कैंसिलेबल था, अब उसने कहा कि आपका हक इस्टेब्लिश हो जाएगा मेरे ऑर्डर देते ही। तो हमने कहा था हो हक हो गया तो लायबिलिटी बन गई है। तो इसका मतलब है फिर अब कोई कॉन्ट्रैक्ट एसेट या रिसीवेबल वगैरह, वैसे अनकंडीशनल कहा था तो रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये भी बनती है कि कोई कैश नहीं, कोई डिलीवरी नहीं, लेकिन अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। इसमें सर ने मिसाल बनाई हुई है बिलावल, बड़ा आदमी है बिलावल, ठीक है। तो हमारे लिए तो रफ़ी बड़ा आदमी है, ठीक है। रफ़ी एक इतना बड़ा आदमी है कि उसने आकर कह दिया कि भाईजान बात यह है कि आप सेलर हैं। हाँ जी बिल्कुल सेलर हैं, मैं कोई कैश नहीं दे रहा, ठीक है, मुझे कोई गुड्स नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हारा अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश जो है एस्टेब्लिश हो गया। हमने कहा यार कह रहे हैं रफ़ी भाई तो फिर क्या कर लें, रिसीवेबल डेबिट। लेकिन अगला मसला क्या है, गुड्स डिलीवर की नहीं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल है इसलिए बाउंड हो गए हम, ऑर्डर आते ही हम लायबल फील कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन ज़रा अब कर लें 2-1, ठीक है, छोटे छोटे। उसके बाद बस एक क्वेश्चन करके एग्जाम्पल 6, फिर इस पार्ट बी को क्लोज कर देंगे और फिर रेस्ट करेंगे ताकि कल ताज़ा दम होकर नींद पूरी करके आना। बस बाकी मैं खुद पढ़ा लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है, बाकी तैयारी मैंने करनी है। तो पेज 468 पे तशरीफ़ ले आएँ। वैसे मैं यहाँ पहुँच गया था, पास पेपर्स पढ़ रहा था, मैं पढ़े जा रहा था और परेशान होए जा रहा था। मैंने कहा यार ये समझाना और इस वक्त समझाना, बच्चे थक गए हैं, थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी, तो क्यों ना हम सुबह फ्रेश, जो बच्चे बैठे हैं उनका भी तो हक है ना, ये अब जितने भी रह गए हैं, ऑनलाइन वालों के पास सहूलत है वो बाद में पढ़ लें, लेकिन इधर बैठे हुए तो ये टाइम दे दिया ना, तो थोड़ा सा इंसाफ हो जाए। तो एक रात है बीच में, थोड़ी सी कुर्बानी और करके आपने सुबह एक बार आ जाना है।
2 से 3 घंटे एट मैक्स, ठीक है। मेरा दिल है जो आपके पढ़ाई का टाइम शुरू होता है ना उस वक्त तक मैं आपको भेज दूंगा, आप घर बैठ के रिवीजन स्टार्ट की हुई आप पढ़ना, ठीक है। ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो तो भी इंशाल्लाह टाइम ऑनलाइन वालों को क्या है, हम अपना टाइम एंड पे फिर डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है भाई। आपको पता लगे हमने क्या डिसीजन लिया है? चलो चलो फिर अब आपको बाद में बताते हैं। क्या नंबर सफ़ा बताया मैंने? कौन सा पेज बताया हमने? नहीं बताते, हम नहीं बताते तो मैं आगे तो नहीं निकल गए। ये देखें जी छोटा सा सवाल, सवाल क्या है जी? ऑन यकम जनवरी एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ नॉन कैंसलेबल, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद फिर इस नॉन को काट देंगे, ठीक है ना। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ, ये दोनों बातें हो जाए ना ताकि नॉन कैंसलेबल कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफ़र अ प्रोडक्ट टू कस्टमर ऑन 31 मार्च। कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हो रहा है जी? 31 मार्च। द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कस्टमर, प्रोडक्ट किस दिन देनी है? ओ भाई बिलावल को प्रोडक्ट किस दिन देनी है? रफ़ी को प्रोडक्ट किस दिन देनी है? 31 मार्च को। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे कंसिडरेशन ऑफ 1000 इन एडवांस ऑन 31 जनवरी, और हमने इसको कहा है पैसे आपने किस दिन दे देने हैं? 31 जनवरी को। वो कहता है जी कस्टमर ने यकम मार्च को पे किया है, 31 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कर रहा है कस्टमर तुम पे कर दो, ठीक है ना। अच्छा, द एंटिटी ट्रांसफर द प्रोडक्ट ऑन 31 मार्च। अब 3 चीज़ें आ रही हैं जी सामने हमारे। पहली चीज़ इधर, पहली चीज़ क्या है जी? 31 जनवरी को क्या हो रहा है? चूँकि नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो इसी दिन ही जब हमने वादा कर लिया ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये कैंसिलेबल तो है नहीं, इस दिन हमारे पास अनकंडीशनल, या भी दूसरा भी देखते हैं ना, जब इसको मैं कैंसिलेबल करता हूँ तो इंशाल्लाह आपको बात ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। अनकंडीशनल राइट आ गया, फिर कोई कैश नहीं आया, फिर कोई डिलीवरी नहीं है, यही केस उस टेबल के ऊपर बना हुआ है ना, ठीक है। कोई कैश नहीं, कोई डिलीवरी नहीं, लेकिन अनकंडीशनल राइट आ गया, तो सही है। अब ये तो हो गया 31 जनवरी की कहानी के बारे में आपके सवाल का मेरा जवाब। अगली बात, उसके बाद कौन सी डेट आ रही है जी? यकम मार्च को भाईजान ने पेमेंट कर दी, कैश आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है जी? 31 मार्च को हमने, एंटिटी ने क्या कर दिया? गुड्स डिलीवर कर दी, ठीक है। अब सिचुएशन है जी, 3 डेट्स हैं, 31 जनवरी है, उसके बाद यकम मार्च है, उसके बाद 31 मार्च। जी बच्चों, चूँकि नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी दिन हमारा अनकंडीशनल राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश हो गया है। मैं इस सवाल में तो लिख दिया ना नॉन कैंसिलेबल है, मैं आपको बता दूं सवाल में ना भी लिखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉन कैंसिलेबल ही होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 31 जनवरी को हम क्या एंट्री कर लें? रिसीवेबल डेबिट, लेकिन चूँकि गुड्स डिलीवर नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। यकम मार्च को कैश आ गया तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, लायबिलिटी अभी भी पड़ी हुई है। 31 मार्च को चीज़ें डिलीवर की तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। नहीं डिफ़ॉल्ट किया, उसने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कस्टमर टू पे कंसीडरेशन इन एडवांस ऑन 31 जनवरी, ठीक है। तो 31 जनवरी को मतलब कि हमने 31 जनवरी ही लिखा है जब ये अनकंडीशनल राइट बना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। डिफ़ॉल्ट तो नहीं ना किया, महीने बाद कर दिया ना, हमारा राइट तो हो गया था ना। उसको फ़ोन किया, भाईजान वादा किया था, हाँ मैं आता हूँ, मैं देता हूँ, कोई मसला नहीं। आपका डेटर भी तो 2 महीने का टाइम लेकर 3 महीने बाद पैसे दे देता है, कोई मसला नहीं है भाई। राइट एस्टेब्लिश होने पे एंट्री होनी है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? 31 मार्च को पैसे दे देना, ये नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो नहीं आया तो उसको हम बेशक ले जाएं कोर्ट में, भाईजान इसने 1 महीना हमारा नुकसान किया, पैसे नहीं आए। एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि 31 मार्च को हमारा अनकंडीशनल राइट कॉन्ट्रैक्ट की नज़र में बन गया था तो हमने इसीलिए डेटर रिकॉर्ड किया।
रिसीवेबल रिकॉर्ड किया। पैसे नहीं आए तो भाई उसका कसूर है, उसको हम पकड़ सकते हैं, माफ़ भी कर सकते हैं। सवाल ने ऐसी कोई बात नहीं की, तो ठीक है, जब पैसे आ गए तो रिसीवेबल ख़त्म कर ली। असूली तौर पे तो यह था कि 31 जनवरी को कैश आता, नहीं आया, वादा उसने किया हुआ था, तो वादे की वजह से हमारा, यही तो बात कर रहे हैं, नो डिलीवरी नो कैश, लेकिन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैसे बन गया? नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट था और वादा था उसका कि इस दिन देगा पैसे। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अपनी एंट्री तो करें, फिर देखते हैं उसके साथ क्या करना है। कुछ नहीं किया, आ गया, ठीक है, सही है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो इन्होंने एनफोर्सेबल बाय लॉ होना होता है। तो अगर 1 महीने में मुझे नुकसान होगा तो मैं इस पे जाके केस कर सकता हूँ कि ये देखिए इसने 31 मार्च को कहा था पैसे देने हैं और ये आ रहा है 31 जनवरी में बार बार बोल रहा हूँ, 31 मार्च इसने कहा था, 31 जनवरी को आगे पैसे देने हैं मैंने, ठीक है, और ये 31 मार्च को आया है। तो फरवरी और मार्च के 2 महीने में हमें जी इस वजह से इतना नुकसान हो गया, इसके पैसे नहीं आए, हमें ये हो गया, हमें बड़ी टेंशन हुई है, हमारा जी जहनी, वो लोग तो इस वजह से भी केस कर देते हैं, पता ही आप I-37 पढ़ के आए हैं। तो तभी कर सकते हैं ना हम ये काम अगर हमारा अनकंडीशनल राइट टू रिसीव था, क्योंकि उसने मुआहदे में लिख के साइन किए थे। कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंडिंग हो गया, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इस सारा कुछ वैसे ही रहते हुए, सब कुछ वाकई तो वैसे ही है ना। 31 जनवरी को राइट टू रिसीव भी अनकंडीशनल है हमारा, और उसके बाद अगला काम क्या है, उसने 1 मार्च को पे किया है और डिलीवरी भी उसी तरह से ही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये नॉन नहीं लिखा हुआ, खामोश भी नहीं है, वरना खामोश भी होता मतलब कस्टमर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तब भी यही है सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉन कैंसिलेबल भाई, आर एनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट होते इसीलिए, ठीक है। लेकिन सवाल ने कहा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है, ठीक है जी, कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट हो तो एंट्रीज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा? ओहो, सोल्यूशन। अच्छा, वैसे बाय द वे ये सोल्यूशन कौन सा है, ये इस एग्जाम्पल का नहीं है, ये 5 का कुछ ऐसा ही सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है ना। डेटर डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, फिर छोड़ें इसको, बस छोड़ें, इधर ही हो गया, ठीक है, हो गया बस इधर। अच्छा, अब क्या बन गया जी? कैंसिलेबल बन गया। इसकी पिक्चर तो नहीं लेनी आपने, ले लें इसकी पिक्चर, ऐसे ही ले लें, 4 के साथ ऐसे ही पिक्चर ले लें इसकी, जल्दी कर लें, जल्दी। फिर मैंने वो एक मिनट नॉन कैंसिलेबल है, ठीक है, अभी ये नॉन कैंसिलेबल उड़ाना है, जल्दी करें, छुट्टी नहीं करनी है आपने, जल्दी करें, शाबाश। अच्छा, अब ये कैंसिलेबल है तो एंट्रीज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहली नहीं होगी, कैश आएगा तो लायबिलिटी बन जाएगी, और जब गुड्स डिलीवर होंगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। सिंपल वाला काम था, ठीक है, डन हो गया। और बोलो, चलो चलें जी, अब आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं मेरे हिसाब से, जो पेंडिंग है, बाकी तो फिर पास पेपर्स ही हैं, लेकिन कोई चीज़ मुझे रात में नज़र आ जाती है तो वो भी मैं सुबह बता दूंगा कि जी इस हिसाब से भी देख ले। बाकी पास पेपर्स में मोस्ट रिसेंट वाला तो आसान से ही लग रहा था, 9 नंबर का है, जैसे आपको कहा था वो करेंगे, उसमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी नहीं मांगी, ज़िंदगी बड़ी आसान लगेगी। लेकिन बहरहाल पास पेपर्स देखने से पता ये लगता है, जिस वजह से ये कल की क्लास भी रख रहा हूँ कि थोड़ी तसल्ली करनी है हमने भाई, काम ज़रा तसल्ली से देखना है, हमने सब कुछ कर लिया है, पढ़ा हुआ ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस्तेमाल कर लेंगे एक बार मेरे सामने बैठ के तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, ठीक है ना। ओके जी बेटा, वो तो लाजमी है, वो तो अलग है ना, वो तो सारे सिलेबस में से कोई छोटी मोटी चीज़ ना निकला है। अब एक रात के अंदर में IFRS 15 ही हम बैठ के देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, असल में मैं ये कल ज़्यादा, वैसे सारा दिन ही लगे रहे हैं, बीच में अगर आपकी ऑडिट की क्लास ना आती तो हो सकता है ये पढ़ा दिया होता हम, लेकिन तकरीबन 2 घंटे आप लोग गायब रहे, तो 2 घंटे मैंने आए बाएँ शाएँ ही की थी, मतलब जो काम आखिरी क्लास वाला होता है, छोटा मोटा बचा हुआ, वो करवा लिया। अब आपका वेट कर रहा था, ठीक है ना, तो इसलिए ये रह गए। 2 घंटे तो लग ही गए उन्हें, 8:30 गए थे आप, बल्कि 2.5 घंटे बाद 11, बल्कि 11:30 कहीं जाके आप 11:15 11:30 आए थे, 2.5-3, तो वो 2.5-3 घंटे बस सुबह मैंने लेने हैं जो आपने ऑडिट, वरना मैंने कहा था आज फाइनल कर देना तो कर देना था। अच्छा चुप करें ना, चुप कर जाए, वही बात हो गई, पहले मिठाइयाँ खा गए, जो वो केक शेक काट दिया उन्होंने, हमने अभी क्लास ही नहीं ख़त्म की। अच्छा जी, पेज 455 पे आए, पेज 455
5 पे ये टेबल पढ़ाना है आपको। अच्छा बच्चों, असल में ना ये कहानी बड़ी एहतियात से अब समझने वाली है। ये डिब्बा मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया था और जनरल सी बात कर दी थी पॉइंट 3 के बारे में। पॉइंट 3 की तफसील है इसमें, लेकिन वो एग्जाम्पल 6 से पहले करनी होती है। एग्जाम्पल 5 तक गुजारा चलता है, ठीक है ना। अब पेज 455 है। अच्छा जी, अब इसको पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्या है, ये निशानी है पीओ की ओवर टाइम सेटिस्फाई होने की। निशानियाँ हैं, पहली क्या थी, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम कर रहा है, या हमारी प्रेमिसेस में सेलर जो है वो, मतलब सेलर जाके कस्टमर की प्रेमिस में बना रहा है, जैसे जैसे बन रहा है उसको डिलीवर हो रहा है, कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है। या तीसरा क्या कहा था, हाँ, अब वो जो बात है ना, वो बात क्या थी, वो बात ये थी असल में। पहली बात क्या थी, एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट्स एन एसेट विद नो अल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी, ये एक बात है, ठीक है जी। और दूसरी बात क्या है, एंटिटी हैज़ एनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। याद है ना एग्जाम्पल 5, वैसे नहीं भी याद तो मैं कंपैरिजन में दिखा भी दूंगा, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय कस्टमर सेलर सिर्फ उसका एडवांस रख सकता है। तो ये शर्त तो पूरी नहीं हुई थी, ठीक है ना। देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नज़र आ जाता है साइमल्टेनियसली। अच्छा, इन तीन में से कोई एक भी हो तो हो जाता है ना ओवर टाइम। ये लग गई, ठीक है, डन। ये लग गई, ठीक है, डन। ये लग जाए, इसके लिए ये दोनों शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। अगर अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है एंटिटी का, लेकिन उसके पास कोई राइट भी नहीं है, तो भाई फिर ये ओवर टाइम नहीं है, ठीक है। टू डेट वाला है लेकिन अल्टरनेटिव यूज़ भी है, कोई एक ऑप्शन अगर इधर से 4 फीट हो जाए तो बात और तरफ निकल जाती है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, मैंने कहा था ये चीज़ भी थोड़ी सी है, ठीक है, लेकिन इसको अभी नहीं पढ़ते। अब पॉइंट 3 को समझते हैं, मतलब सिचुएशन 3 को समझते हैं। उसूल 2 हैं इसमें। कब ओवर टाइम कहलाएगी, जब जो चीज़ बन रही है उसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, और दूसरी शर्त सेलर के पास राइट टू पेमेंट हो, टिल डेट वाला, टिल डेट काम जो किया उसका राइट टू पेमेंट हो, ठीक है। अब ये जो बात है ना, एंटिटी परफॉर्मेंस क्रिएट नहीं करती कोई अल्टरनेटिव यूज़, मतलब एंटिटी ने जो चीज़ बनानी है उसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है। ये दो चीज़ों से निकल सकती है। पहली बात, या तो वाकई में वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट में सेलर ने लिख दिया है कि तुम किसी को नहीं दे सकते, वो कस्टमर ने, सॉरी, ठीक है। इधर पढ़ो क्या कहता है, इफ एसेट द एसेट हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज़। अब ये एक्सप्लेनेशन किसकी हो रही है, ऊपर वाली सिचुएशन है, तो ऊपर वाली सिचुएशन की, लेकिन उस ऊपर वाली सिचुएशन में इस पॉइंट 1 की ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, पॉइंट 2 की नहीं है, ओके। पॉइंट 1 की एक्सप्लेनेशन है, क्या कहता है, एंटिटी परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट, सॉरी, एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट्स एन एसेट विद नो अल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी। कहता है एंड एसेट हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज फॉर एंटिटी मीन्स आइदर, इनमें से कोई एक हो जाए, आइदर एंटिटी यानी सेलर इज रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रैक्चुअली बाय कस्टमर नॉट टू सेल। उसने एग्रीमेंट में लिख दिया है ये किसी को नहीं बेचना तुमने, तो इसका मतलब एंटिटी का, ये तरह आसान कर देता है बात को, ठीक है ना। इसका मतलब सेलर के पास कोई अल्टरनेटिव यूज़ ही नहीं है, क्योंकि वो किसी और को बेच नहीं सकता। मुआहदे में नॉन कैंसिलेबल ही होते हैं ना, और कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंडिंग होता है, मुआहदा बाइंडिंग होता है, ठीक है ना। तो या तो उसने कस्टमर ने लिख दिया है कॉन्ट्रैक्ट में कि भाईजान नॉट टू सेल टू एनी अदर, ठीक है, या ये नहीं लिखा हुआ लेकिन ये है कि वो उसने लिखा नहीं है, लेकिन वो हो ही नहीं सकता क्योंकि इतना स्पेशलाइज्ड है, किसी और के को दिया नहीं जा सकता, ठीक है। ऐसी चीज़ है, भाई ने बनवा ली, तो चाहे अपनी प्रेमिसेस में बना रहे हैं, तो ये क्या है, तो ये दूसरी चीज़ अलग है। तो दो शर्तें हैं। एसेट हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज़ का मतलब क्या है कि या तो सेलर ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, या एंटिटी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि वो है ही स्पेशलाइज्ड। और दूसरी शर्त, ये पॉइंट 1 क्लियर हो गया, पॉइंट 1। पॉइंट 2 वो भी अभी भी वही है। पॉइंट 2 क्या है, एंटिटी हैज़ राइट ऑफ पेमेंट फॉर वर्क डन टिल डेट। लेकिन ये मैंने कहा था पेमेंट में सिर्फ कॉस्ट नहीं है, वो कुछ प्रॉफिट वगैरह भी डाल सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी अब हम बात यूँ करेंगे, अब ये बात आज कंक्लूड हो गई। पीओ सेटिस्फाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड का। पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम, तीन चीज़ों में से कोई एक हो जाए तो पीओ सेटिस्फाई ओवर टाइम होती है, ना हो तो इन टाइम, इनमें से कोई भी एक ना हो तो इन टाइम, ठीक है। इसलिए तो हमने उस स्टैंडर्ड वाली एग्जांपल्स जो थी, इंडिकेशंस, उनको भी सिर्फ पढ़ के एक बार रख लिया था। असल में तो यही है, ठीक है,
क्या कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव करता है और कंज्यूम करता है, या सेलर ऐसे बना रहा है, पीओ सेटिस्फाई कर रहा है कि साइमल्टेनियसली वो बनता जा रहा है और कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है यानी उसी प्रेमिसेस में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे टेक्निकल भी ये है, वो क्या है, एसेट एंटिटी की जो परफॉर्मेंस है वो क्रिएट करती है एक ऐसा एसेट जिसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है। ये अल्टरनेटिव यूज ना होना दो तरह से हो सकता है, या तो कस्टमर ने मना कर दिया किसी और को ना बेचना कॉन्ट्रैक्ट में, या वो है ही वाकई स्पेशलाइज नेचर का कि वो कहीं जा नहीं सकता। तो एक शर्त ये हो गई कि कोई यूज़ नहीं है एंटिटी का इसके अलावा कि उसी को दे, और दूसरा एंटिटी के पास राइट ऑफ पेमेंट है। ये दोनों ज़रूरी हैं, ये दोनों ज़रूरी हैं, इनमें से कोई एक भी ना हुआ तो ये वाला केस नहीं है। ऊपर से दो फेल करके इधर आए थे, तो ये तीसरा पास तब होगा जब ये दोनों एट अ टाइम मौजूद होंगे। अगर एट अ टाइम मौजूद नहीं होंगे तो फिर मसला है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 6 पे आए ज़रा, इम्पॉर्टेंट ज़बरदस्त इसकी एंट्रीज हैं। चलो वो छोड़ो, एंट्रीज हम खुद कर लेंगे। ये जी पेज नंबर 457, ये मैं यहीं पे नोट करता हूँ, दिल तो कर रहे उधर नोट करूँ, लेकिन ज़रा फिर कल अगर दिल किया तो इसको रिवाइज़ कर लेंगे ना। आते साथ बच्चे कभी कभी थोड़ा लेट हो जाते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रा एक बार देख लेंगे, यह लिखी हुई पास पेपर में काम आ जाए। एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। भाई सवाल तो 5 जैसा ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क होगा, देखते हैं। इधर देखो, एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन चल रही है। साथ साथ वाला फेल हो गया, देखते साथ ही पता लग गया। और मल्टी यूनिट कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें से एक यूनिट बिकना है, तो हमारी प्रेमिसेस वाला चक्कर भी नहीं है, तो तीसरा ही लगना है, तीसरा ही लगना है। और तीसरा इधर देखो, तीसरा यहां क्यों नहीं लगा था, कस्टमर पेज अ 10% डिपॉजिट, और इफ कस्टमर डिफॉल्ट्स एंटिटी ओनली हैज राइट टू रिटेन द, ठीक है। तो ये फेल हो गया था ना तीसरा भी, पहले दो तो लगते नहीं थे, तीसरा भी फेल हो गया था। तो हमने इस एग्जाम्पल को कैसे किया था, एट अ पॉइंट इन टाइम, जाके देख लेना, जाके देख लेना, एट अ पॉइंट इन टाइम हुआ था। ओके, नहीं तो जाके देख लेना, याद नहीं आ रहा तो। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल बन गई थी, क्योंकि हमने क्या कहा था सारी कहानी पढ़ने के बाद, यार देखो एक तो ये साथ साथ रिसीव और कंज्यूम नहीं कर रहा क्योंकि कंस्ट्रक्शन होके एक ही बार मिलना है, पहली फेल। दूसरा, ये इसकी ज़मीन पे नहीं प्लाजा बन रहा बल्कि उस प्लाजे में एक छोटा सा घर इसको मिलना है, तो दूसरा भी फेल हो गया। तीसरा था कि एसिड का जो एंटिटी परफॉर्म कर रही है, जो एसिड बन रहा है, इसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है। और दूसरा, टू डेट की पेमेंट रिसीव करने का हक है। अब एग्जाम्पल 5 में क्या था, पहली बात तो ये है कि अल्टरनेटिव यूज़ इसका था क्योंकि ना तो कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ किसी और को नहीं देना, ना ही स्पेशलाइज नेचर का फ्लैट था, बल्कि सारे एक जैसे ही थे, इसने लिखा हुआ था। दूसरी चीज़ भी पूरी नहीं हो रही थी, दोनों ही फेल हो गई थी। दूसरी चीज़ पूरी नहीं हो रही थी, दूसरी चीज़ क्या है कि राइट टू, वो जितना काम किया हुआ वो कहता है 60% कंप्लीट हो गया पहले साल में, ठीक है, दूसरे साल के अंदर 100% कंप्लीट हो गया, लेकिन रख कितने सकता है, सिर्फ एडवांस। तो इसलिए सब कुछ ही फेल हो गया था। तो पीओ सेटिस्फाई ओवर टाइम अगर है तो इन तीन में से कोई है, तीनों नहीं है तो फिर इन टाइम है, ओवर टाइम नहीं है तो फिर इन टाइम है, इन टाइम है तो फिर ये इसकी एंट्रीज हमने की थी, बहुत सिंपल एंट्रीज थी। हमने कहा था आज लाइबिलिटी बुक करो एडवांस को, 31 दिसंबर पर रेवेन्यू बुक कर लो, कौन से 9 पे जब डिलीवर करो, ठीक है, पार्ट 2 3 पता नहीं कौन से थे, ठीक है ना, हाँ वो डिफॉल्ट कर गया था। मतलब ये मेन तो यही था ना कि इन टाइम रेवेन्यू सारा इकट्ठा ही बुक किया था 2 साल के बाद जाके। ओके, अब हम आए एग्जाम्पल 6 पे। सवाल सारा वही है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ ताकि कॉन्टीन्यूटी में चलें और फिर शर्तें अपनी देखते जाएं। एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, अ कस्टमर एंटर्स इनटू बाइंडिंग सेल कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर भी यही था, ऊपर भी ये लिखा हुआ है, सेल कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, विद द एंटिटी फॉर अ स्पेसिफाइड यूनिट दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, कोई एक यूनिट उसमें से लेना है, ठीक है। अब क्या ये यूनिट साथ साथ यूज़ हो रहा है? नहीं, चलो पहली शर्त ख़त्म। दूसरी, क्या ये लग रहा है आपको कि इसकी प्रेमिसेस बन रहा है कि साथ साथ इसका होता जा रहा है? नहीं। तो अब मसला तीसरे वाला ही बचा है। तीसरे के लिए 2 शर्तें हैं, ये बने तो कोई अल्टरनेटिव यूज़ ना हो, और दूसरा राइट टू पेमेंट हो टिल डेट वर्कड, जितना काम हो गया है। और
अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, इसकी दो निशानियाँ हैं। मैंने इसीलिए भाई आज ना स्किप कर दिया बाकी चीज़ों को, कि मुझे था ये समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये समझाने के बाद मैंने पास पेपर में भी खींचा आपको तो फिर आपने कहना यार खाना पूरी की है, तो इसलिए मैं सुबह पे ले गया हूँ पास पेपर। ठीक है, बस ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद एक लेक्चर क्लोज है। सिर्फ ये एग्जाम्पल की एंट्रीज करके आपको छुट्टी दे देनी है, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा अब आगे बढ़ो। द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन इज़ यकम जनवरी x8, द प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज़ 3 मिलियन, द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ, वही वाला साल 31 दिसंबर अगले साल के आखिरी दिन, सारा सवाल वही है। द एंटिटी ईयर एंड इज़ 31 दिसंबर, कंस्ट्रक्शन इज़ 60% कम्प्लीट। अब इसके बारे में हमने उस दिन, मैंने इसको येलो किया था शायद ये, और मैंने कहा था ये धोखा है। ये धोखा क्यों है? ये धोखा क्यों है? क्योंकि ओवर टाइम होता तो इसको देखते, ये तो इन टाइम है इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं करना। मैंने कहा था कि कोई चक्कर ही कोई नहीं, इन्वेंट्री में डाल दो कॉस्ट अगर है भी तो, ठीक है, ना सेल ना कॉस्ट ऑफ, ना रेवेन्यू ना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा किधर गया ये तो ये 60% अभी तक तो लिखा हुआ उसने। अगर तो ये सवाल भी इन टाइम बना तो ये धोखा है, और अगर ओवर टाइम बना तो ये रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन फिर अगली बात देखनी पड़ेगी, चलो वो बाद में देखेंगे, आगे बढ़ो। द कस्टमर पेज अ 10% नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट ऑन यकम जनवरी, पहले दिन ही दे दिया। कस्टमर विल मेक, ओए ये लाइन नहीं थी उस्तादो, रिमाइंडर विल बी पेड ऑन कंप्लीशन, ये बीच में लाइन ने गड़बड़ कर दी। चलो कोई नहीं, हमने भी कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल आज पढ़ लिया हुआ, ऐसी बात नहीं, उस दिन तो हमने नहीं पढ़ा हुआ था, देख लेंगे इंशाल्लाह, देख लेंगे इसको। द कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट ऑफ 1350 ऑन 31 दिसंबर एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। भाईजान क्या लिखा हुआ है? कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट ऑफ 1350। क्या कोई कंडीशन अटैच्ड है? ओनली कंडीशन अटैच क्या है? प्रोग्रेस करते जाओ, पेमेंट लेते जाओ। हालांकि देखो वो क्या कह रहा है, 60% कंप्लीट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? 40% रिसीव होगा। तो मेरे बच्चों ये कैश और रेवेन्यू अलग अलग चल रहे होते हैं, इनको कभी मैच करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। रेवेन्यू स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रिकॉर्ड होता है और कैश तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। यही तो हम देख रहे थे, डिस्काउंटिंग मिट गई, अब अल्लाह की मर्ज़ी, काश मैंने इस पर बनाई होती, मैं फिर दिखाता। ये कैश तो प्लस माइनस हो ही रहा है, कभी कैश पहले आ जाता है, कभी कैश बाद में चला जाता है। हमारा कैश से तो कोई लेना देना, कैश की कहानी अलग चल रही होती है, रेवेन्यू की अलग चल रही होती है, ठीक है। तो कैश के आने का स्टेज ऑफ कंप्लीशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, स्टेज ऑफ कंप्लीशन का ताल्लुक होता है रेवेन्यू की बुकिंग से। कैश आ गया तो फबेहा, नहीं आया तो रिसीवेबल, तो ठीक है। तुम्हें ये बात समझ नहीं है, क्लिक नहीं हुई है, हो गई है, फिर शक्ल शाम की वजह से ऐसी हो गई कि सुबह से पढ़ते पढ़ते। अच्छा चलो, तो भाई इसके नीचे लिखिए विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट के नीचे लिखिए अनकंडीशनल राइट। किस दिन हो जाएगा? इधर देखो, मैं यूं लिखता हूं प्रोग्रेस पेमेंट ऑफ 1350 ऑन 31 दिसंबर। ये ऑन 31 दिसंबर के नीचे मैं लिख रहा हूं अनकंडीशनल राइट, यानी कि पहले दिन नहीं है। प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब क्या होता है? भाई तुम काम करते जाओ, करते जाओ, मैं तुम्हें पैसे देता जाऊंगा साथ साथ। अब वो मसला ये होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में उसने लिखा है, असल में मामला पता है क्या है? 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हमने उससे कहा है भाईजान 10% अभी दे दो, 45% पहले साल के एंड पे, 55 हो गया, फिर 45 एंड पे और ले लेना पूरा 100। तो इस तरह से पेमेंट प्लान बन गया ना, ठीक है। तो काम उसने ज़्यादा कर लिया है या कम किया है, ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, बस काम चल रहा है। तो ईयर एंड पहले दिन 10% दिया है, कोई काम नहीं हुआ था। अगर कैश का आना रेवेन्यू बुक करने के साथ को ताल्लुक रख रहा होता तो फिर हम पहले दिन इस 10% को रिकॉर्ड ही ना करते, हमने कहा आ गया एडवांस है, लायबिलिटी है, ठीक है। इसी तरह से 31 दिसंबर एक्स केड़ा पहला 8 है, 31 दिसंबर X8 पर जितना भी काम हुआ हमें उससे क्या, 60% वो जो भी है, पैसे कितने आ रहे हैं? पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 45% रिसीव हुआ है। कैश का आना रेवेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं रखता। 10% तो भाई पहले आ गया, 45% बेटा इस दिन तो 45 आ रहा है ना। क्या बात, क्या ये 10% जो एडवांस है कितने गया? ये एडवांस है, क्या ये अभी भी रिसीवेबल है? तो मैं अनकंडीशनल राइट टू रिसीव इसी के साथ ही लिख रहा हूँ, जो रिसीवेबल है, ठीक है। रिसीव हो गया इस दिन, तो देख लेंगे, ठीक है।
अच्छा, किस दिन रिसीवेबल बन जाएगा? इसी दिन रिसीवेबल बन जाएगा, फिर बेशक रिसीव कर लेना, देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अनकंडीशनल राइट है, रिसीवेबल हो गया था, आ गया तो अच्छी बात है, मैं रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं बेशक कहोगे तो कैश ही लिखूंगा, क्योंकि आ भी उसी दिन गया, 2 एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, द कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं वैसे समझा रहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 45% यू विल मेक पेमेंट ऑफ 10%, तो पहले दिन राइट आ गया। उसके बाद उसने कहा था प्रोग्रेस पेमेंट है, प्रोग्रेस चल रही है ना, तो 45% देगा, ठीक है। 12 इसको छोड़ें, वो तो एंट्रीज से अभी पता लग जाता है। एंट्रीज मैं सवाल की करवाता हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ इसकी एक ऐसे खुली खुली डिस्कशन कर रहा हूँ, बुछाड़ कर रहा हूँ चीज़ों की आप पे, ठीक है। अच्छा, द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अ सब्सटैंटिव टर्म, ये भी मेरे ख्याल में उधर नहीं लिखा हुआ था यार, देखो ना, ओ यही तो फ़र्क है, इसीलिए तो 2 सवाल हैं ये, वरना तो एक ही था, यानी फ़र्क यहाँ से ही पड़ा है। अच्छा जी, क्या है टर्म, क्या है टर्म, क्या है कॉन्ट्रैक्ट? उन्होंने कहा भाई इग्नोर कर दो फाइनेंसिंग, ठीक है, पहले बता दूं। द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अ सब्सटैंटिव टर्म दैट प्रिक्लूड्स, यानी स्टॉप सेलर फ्रॉम बीइंग एबल टू डायरेक्ट द यूनिट टू अनदर, यानी कि पहली बात पूरी हो गई। वो पहली बात क्या है? नो अल्टरनेटिव यूज़। भाईजान दूसरा ज़रूरी है, लेकिन एक पूरा हो गया, ठीक है। कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिव यूज़ 2 सिचुएशंस में नहीं रहता, या तो कस्टमर रिस्ट्रिक्ट कर दे, जैसे यहाँ पे लिख दिया उसने, क्योंकि ये ना स्पेशलाइज नेचर का था ही नहीं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, एक जैसे यूनिट्स थे, तो उधर से तो बात पूरी होती नहीं है, ठीक है जी, कल किसी और को दे सकता है ना वो, ठीक है, तो स्पेशलाइज तो नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिव यूज़ क्यों नहीं रहा? कस्टमर ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये इसलिए डिब्बा मैंने रखा हुआ था, इस एग्जाम्पल से पहले पढ़ाना होता है ना, ठीक है, तो पढ़ा लिया और अब आ गए, तो पहली शर्त पूरी हो गई। इन एडिशन, एक काफ़ी नहीं है, इन एडिशन कस्टमर डज नॉट हैव द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस एंटिटी फेल्स टू परफॉर्म। अब अगली बात, वो कह रहा है कि जी कस्टमर के पास राइट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का, ठीक है, इसका मतलब वो तो भाग ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगली बात, इफ़ कस्टमर डिफॉल्ट, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा अगर डिफॉल्ट करे। अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ ना आगे, पहले उन्होंने क्या कह दिया, भाई कस्टमर भाग नहीं सकता, वो कैंसिल कर ही नहीं सकता, कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगली बात सुनो, इधर देखो, लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट्स में, लेकिन जाने वालों को, जैसे मैं कहता हूँ, जाने वाले को कोई रोक सकता है? अगर इसने कैंसिल करना ही है तो कोई इसको रोक सकता है, ठीक है। अब अगली सिचुएशन होगी डिफरेंट, 5 से और इससे 4 से और 5 में और 6 में। क्या? अगर यहाँ पर उन्होंने आगे लिख दिया ना, इफ कस्टमर डिफॉल्ट, हालांकि इधर लिखा हुआ है हैज़ नो राइट टू टर्मिनेट, लेकिन कर गया टर्मिनेट, कर लो जो करना है भाई मेरा। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये शिक डली हुई है कि अगर टर्मिनेट कर जाता है, राइट तो नहीं है, लेकिन अगर कर गया तो हम सिर्फ 10% एडवांस रखेंगे, तो फिर ये फेल हो जाएगी, फिर ये पॉइंट इन टाइम बन जाएगा। पढ़ते हैं आप वो क्या कह रहे हैं। If the customer defaults on its obligations by failing to make promised progress payment as and when they are due, the entity would have right to all the consideration promised in the contract if completes the construction of unit. ये आगे उन्होंने बताया, कोर्ट्स स्टैंडर्ड ने लिखा ना भाई, ये स्टैंडर्ड की एग्जांपल है ना, स्टैंडर्ड ने लिखा कि जी ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। द कोर्ट्स हैव प्रीवियसली अपहेल्ड सिमिलर राइट दैट एंटाइटल डेवलपर्स टू रिक्वायर कस्टमर टू परफॉर्म बाय पेइंग कैश सब्जेक्ट टू एंटिटी मीटिंग इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द, कहते हैं ऐसे केसेस सामने भी आए और कोर्ट्स ने ये फैसले भी दिए हुए हैं इस तरह के केसेस में कि डेवलपर को पैसे दो, उस बेचारे का क्या कसूर है, क्योंकि उसके पास अल्टरनेटिव यूज़ नहीं था, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उसके पास राइट है ऑफ ऑल कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड, ठीक है। तो पहली शर्त तो ऊपर पूरी हो गई थी, दूसरी शर्त ये पड़ी है, द एंटिटी वुड हैव राइट टू, इसको ज़रा हटा दें ताकि दोनों शर्तें नज़र आएँ, ठीक है। वुड हैव राइट टू, ये पूरी यहाँ पे आके हुई है भाई, ये यहाँ पे आके पूरी हुई है बात, सही है। सिर्फ यहाँ पर पता नहीं चल रहा था, अगर इससे आगे लिख देता ना 10% ही सिर्फ रखेगा, ये जितना काम किया उससे कम रखेगा, फिर एक से काम नहीं चलता, ये दोनों का होना ज़रूरी है। दिस भी टिक हो एंड दिस भी टिक हो, ठीक है। ये यहाँ पे तो 100% बेटा वो 100% इसलिए कह रहा है कि ऊपर लिख दिया वो टर्मिनेट तो कर नहीं सकता, ठीक है।
अब किसी और को कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, किसी और को दे नहीं सकता, तो इसी को ही देना है, ये पूरा करेगा, फिर कोर्ट में चला जाएगा, ये इसने कहा था किसी और को देना नहीं है, मैंने पूरा भी कर दिया, इसे कहें पैसे दे, ठीक है ना। अब ये गड़बड़ें होती हैं तो केसेस कोर्ट में जाते हैं ना, तो फिर कोर्ट इसे कहेगा, आगे उन्होंने कहा भी हुआ है कि कोर्ट ने फिर डेवलपर्स के हक में फैसला किया, जितनी कॉस्ट इनकर होगी उतनी भी लेगा, तब भी बन जाता है, इन्होंने तो पूरी कह दिया है, ठीक है। वो तो फिर क्या है, वो कैंसिल कर नहीं सकता, इन्होंने घर बनाई जाना है, पूरा करके इन्होंने कहना हाँ भाई आजा, पूरा 30 लाख, पूरा 30 लाख, वो कह रहा नहीं, कह चल कोर्ट में, ठीक है। इससे कम भी होता, अगर उन्होंने आधा काम किया हुआ है, वो उतने पैसे मैंने पहले ही कहा था, और कुछ अपना मेहनत का सिला प्रॉफिट रख के वो उसे कह दें चल जा भाई, कॉन्ट्रैक्ट आप आपस में कर दिया, उन्होंने टर्मिनेट कर दिया, कुछ पैसे अपने लिए लेकिन टिल डेट वाले लिए, और फिर उसने किसी और के लिए बुक कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो अब अल्टरनेटिव यूज़ भी आ गया, ठीक है ना। बहरहाल स्पेसिफिक देखो ना कॉन्सेप्ट ने, नो अल्टरनेटिव यूज़ था, और साथ ही राइट फॉर ऑल कंसीडरेशन प्रॉमिस लिख दिया उसने, कोई बात नहीं, पार्ट भी होती उस दिन तक जितना काम हो गया तब भी ये ओके हो जाता है, ठीक है। चलो जी अब एंट्रीज करते हैं, बड़ी ही नाजुक सूरत हाल हो गई है जी इस वक्त, पेज 457 हमने गायब कर दिया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज़ होने वाली हैं। आज इस एंट्री में एक ऐसी चीज़ आने वाली है जो ना आज से पहले आई, ना शायद आज के बाद कभी आए, लेकिन आज तो आ रही है। 1 जनवरी X8 सॉरी 1 जनवरी X8 कस्टमर ने क्या दिया था, कैश। इस दिन ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मेरे दोस्त, खैर है, मैं बस इसीलिए मैंने पास पेपर्स नहीं डिस्कस किए, ये सेलर की किताबें हैं, कस्टमर ने पैसे दिए हैं मेरे दोस्त, आज आप पे लायबिलिटी, मुझे भी पता है ना, मेरा अपना हाल अगर ये थकने से हो जाए, थोड़ी देर बाद पास पेपर आने थे, तो वैसे ही पास पेपर में पता है क्या मसला होता है, अब एक पास पेपर है लेट्स से 14, आप ओपन करके देखो, उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, तीनों में डिफरेंट चीज़ें हैं, जो कोई किसी एक दिन में लगा के की है, किसी 1.5 दिन में लगा के की है, तो मतलब जब पास पेपर में जाना है तो सारा टॉपिक फिर पढ़ना है, तो इसीलिए कहा सो के आओ, सुबह करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली ओवर है IFRS 15, ये छोटा सा पॉइंट है, ये करना था, अब तसल्ली हो जाएगी इससे भी, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, तो कितना आ गया जी, बोलो 300,000, ठीक है। अच्छा बस मेरे बच्चों, बस ये सिर्फ एंट्रीज हैं, सिर्फ 5-7 मिनट और, उसके बाद जी अब 31 दिसंबर आया, 31 दिसंबर पर कैश आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव था और आना ही था, ना आता तो रिसीवेबल लिखते, लेकिन आ भी गया, सवाल ने नहीं कहा ना कि नहीं आया, तो वो क्या कह रहा है, उसने मेक करनी थी पेमेंट 31, तो ये एग्रीमेंट्स लिखे जाते हैं, मतलब कोई और गड़बड़ ना हो तो फिर भी पेमेंट ड्यूली हो रही होती है, ठीक है। तो कैश डेबिट कितना भाई, कितना, हाँ 30 लाख का 45% है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, 1350, कैसे, मैंने बता दिया आपको, 30 लाख का 45% लो, यही निकलेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। चेक कर लो, तसल्ली कर लो, वही है जो उसने लिखा, उसने भी यही निकाला था, ऐसे ही निकाला है उसने, असल में पूरे कॉन्ट्रैक्ट के पैसों को बांटा हुआ है, ठीक है। कैश आ गया 13,50,000। अब पहले एक मिनट रेवेन्यू बुक करना है जी मेरे बच्चों, रेवेन्यू बुक करना है, 30 लाख का 60, रेवेन्यू बुक करना है, 45% कर लें, 60%, ये बात बस ध्यान में रखनी है, कैश के आने की बात है 45%, कैश का रेवेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के सेटिस्फाई होने से। इतनी देर खपने के बाद इसको यस कराया है, एक को यस कराया, तीसरे पार्ट को क्यों यस कराया है, क्योंकि आज वाले सवाल में कल वाले सवाल की तरह, मतलब 5 की तरह से नहीं है कि हमने एंड पे जाके 31 दिसंबर 9 पे रेवेन्यू बुक करना है, क्योंकि ये दोनों यस हो गए हैं, दोनों में से एक या दोनों में से एक होता तो गड़बड़ होती, दोनों यस हो गए हैं, तो तीसरा ऑप्शन क्लिक कर गया है, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम वाली है। तो अगर 60% सर्वेयर ने कह दिया, और को बेसिस तो है नहीं, को कॉस्ट पड़ी है, ये वो कॉस्ट कोई नहीं गिवन कि हम कॉस्ट बेसिस निकाले, और वैसे भी परसेंटेज दे दे तो उसी की तरफ चले जाते हैं, तो सर्वेयर ने कह दिया है 60% तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, तो 60% रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अब रेवेन्यू टोटल कितना है, 30 लाख, इस 30 लाख का 60% कितना बनता है, 18 लाख, ये 18 लाख रिकॉर्ड कर लो, ठीक है भाई,
ये देखो मैंने दोनों इसलिए लिखे, उसने ऊपर फिगर लिखी थी लेकिन मैंने आपको बताया कैश 45% आ रहा है। और भाई कैश का ताल्लुक ही नहीं है रेवेन्यू से, रेवेन्यू का ताल्लुक है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के सेटिस्फाई होने से। डिसाइडेड हो गया है कि परफॉर्मेंस मैं इसलिए कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड का, ठीक है। कोई मैंने ऐसे बस थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड ने जो एग्जांपल्स दी हैं वो जो कंट्रोल इंडिकेटर ऐसे ही बस मैंने 5 मिनट पढ़ाकर मैंने कहा साइड पे करो साइड पे करो, कहीं बच्चे उसी की तरफ उसको पकड़ के ना बैठ जाए, बस यही होगा। तो यहां हो रहा है ये बात, समझे हो। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का ताल्लुक किससे है? स्टेप 5 रिकॉर्ड रेवेन्यू एज एंड व्हेन। पढ़ाऊंगा भी आपको कल या आप खुद पढ़ोगे, लिखा हो स्टेप्स पहले पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। अब अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो रेवेन्यू सारा उस वक्त, और अगर ओवर टाइम है तो रेवेन्यू भी ओवर टाइम। अब यहां पे डिसाइड किया है हमने पहले कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम है तो रेवेन्यू जितना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है उतना रिकॉर्ड कर लो। तो वो कितनी हो गई है? 60। तो भाई ये देखो, हाँ वो कर लेते हैं, वो बाद में करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू डेबिट हो गया। अच्छा अब अगली बात, थोड़ी सी तंग होगी जगह ये जरा। अच्छा अब लें भाई, अब जो लायबिलिटी थी भाई यहाँ पे कोई उसने ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि एडवांस जो है वो एडजस्ट करना है हर प्रोग्रेस बिल के अगेंस्ट, जैसे FAR 1 में करते थे। तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की, बस चुप करके इस लायबिलिटी को आपने डेबिट करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करें। अब ये ना कहना आप सर अभी तो सारे वो एडवांस पेमेंट ली हुई थी, बस ठीक है काम शुरू हो गया तो वो पेमेंट साथ साथ आ रही हैं, बस कहानी ख़त्म कर दो। अब भाई कह रहे हैं कि बैलेंस नहीं हो रही, मेरे ख्याल में तो हो नहीं गई। किस तरह बैलेंस आ रहा है? हाँ इधर अब मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं, क्या लिख दो। अच्छा अब मेरा सवाल, रिसीवेबल तो होता है अनकंडीशनल राइट टू रिसीव, क्या ये 1.5 लाख अनकंडीशनल है? कैसे भाई? प्रोग्रेस जो हो गई है उस हिसाब से तो उन्होंने बिल दे दिया हुआ है। अनकंडीशनल राइट तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था कितना है? 45%। कंडीशन तो बाकी के साथ क्या लगी हुई है? बाकी के साथ क्या लगी हुई है? बाकी के साथ लगी हुई है बाकी का पूरा साल काम करोगे, 31 दिसंबर X9 पे पहुंचोगे तो मैं तुम्हें 13,50,000 दूंगा। तो कंडीशन क्या है? प्रोग्रेस। तो 31 दिसंबर तक जितनी प्रोग्रेस हुई थी उसके साथ जितनी रिसीवेबल वाली बात थी वो रिसीव भी हो गई थी। अगर इसके अलावा कुछ है, इसके लिए मैंने सिर्फ एग्जांपल करवाई है। तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट किया वो भी ना करें बेटा, वो तो करना था क्योंकि लायबिलिटी तो साथ साथ सेटिस्फाई हो ही रही है, लेकिन लायबिलिटी का केस ये है फिर भी 45% तक ही है, फिर भी 55 पे आता है अगर आप उस तरह से सोच रहे हैं तो, कि प्रोजेक्ट तो 60% हो गया तो 55 के पैसे आए थे तो कर लिया। लेकिन सादा रखो बात को यार, क्या ये लायबिलिटी बुक की थी, एडवांस है, काम शुरू हो गया, इस लायबिलिटी को ख़त्म कर दो, ठीक है। बाकी का कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनेगा। क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ये इसी सवाल के अंदर आपको मिलेगा, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। और ये बैलेंसिंग है। बाकी इसके अंदर सिर्फ बारीक सी बात इतनी सी ही है जो मैंने आपको समझा दी। रेवेन्यू का रिकॉर्ड होना तो पूरा कर लिया हमने, ठीक है। अब ये जो रिसीवेबल है, क्या ये अगले साल रोक भी दोगे तो रिसीव हो जाएगा? तो इसलिए रिसीवेबल नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि ये अगले साल प्रोग्रेस चलनी है तो साल के एंड पे जाकर रिसीव होना। बारीक सी बात है बारीक सी बात, इसीलिए तो बारीक सी करके अलग कर रहा हूँ और बस फिर कहानी खत्म। इसके अलावा ये कभी नहीं आना, बस एक बार बताना था, ठीक है। तो क्योंकि ये जो अब रेवेन्यू तो पूरा बुक हो गया, पैसे अभी कम आए हैं, हमने सारा कुछ ही डाल दिया। 60% होने की वजह से हमने कहा सारा एडवांस डालो यार, जो पैसे हैं वो भी डाल दो यार, फिर भी अभी कुछ रिसीवेबल है। अब इसको रिसीवेबल नहीं कह सकता क्योंकि ये तब रिसीव होना है जब अगले साल प्रोग्रेस चलेगी। उसने लिखा हुआ था प्रोग्रेस पेमेंट है। कौन सी पेमेंट है? प्रोग्रेस पर पेमेंट मिलनी, और प्रोग्रेस पूरा साल चलेगी, एंड पे मिलेगी। इसका मतलब आज खड़े होकर इस 1,50,000 को मैं अनकंडीशनल राइट नहीं कह सकता, क्योंकि ये तब कहीं जाकर रिसीव होना है जब प्रोग्रेस पूरा साल चलकर एंड होगा, ठीक है। बारीक सी बात है माजरत के साथ, लेकिन इसको आपने कॉन्ट्रैक्ट ये गलत करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहना है, ठीक है। चलें, ये इसीलिए बस सवाल करवाया, वरना तो इतना कुछ सवाल में जान नहीं थी, ठीक है जी। अब अगला साल आ गया,
31 दिसंबर, भाईजान भाईजान मेहरबान कदरदान, आखिरी एंट्री नॉर्मल क्लास की, कल सिर्फ आखिरी क्लास होगी पास पेपर्स की, आखिरी एंट्री होने लगी है, मकान बन चुका है, वो कैश लेकर आया है कितना, 1350। मैं तो दिखूंगा 30 लाख का 45%। ठीक है, अगर दिल करे तो मैं यहाँ पर, आप कहते हो तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 30 लाख का 10%। क्या मतलब, पेमेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं था रेवेन्यू के वर्क कंप्लीशन से, पेमेंट का ताल्लुक तो था बस वो जो पेमेंट प्लान था उसके हिसाब से 10% पकड़ो एडवांस, इसके साथ कोई प्रोग्रेस की शर्त नहीं थी, वैसे ही एडवांस था। तो बस हमने जैसे ही रेवेन्यू बुक किया सबसे पहले इसको उड़ाया। इस 45% की भी कोई प्रोग्रेस के साथ कोई नहीं नहीं है ना, इधर लिखा हुआ है ना मेरे दोस्त, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये द कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट्स, काम करते जाओ मैं पैसे देते जाऊंगा, हर साल के एंड पे काम हुआ पड़ा होगा मैं इतने पैसे दे दूंगा, ये पकड़ो एडवांस 45% प्रोग्रेस करने पर मिलेगा एक साल। वो प्रोग्रेस उसने ज़्यादा कर ली है तो वो अपना रेवेन्यू बेशक बुक कर ले, कस्टमर ने तो 45% ही देना है, कम भी करेगा तो कस्टमर ने 45% ही देना है, क्योंकि उसने कैश को लॉक किया हुआ है ट्रांजैक्शन के अंदर। रेवेन्यू बुक होता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है वो, ताकि साथ साथ पैसे आते रहें, तेजी से काम कर गए, अब खुश है, खुद खुश है, खुद खुश है, खुद खुश नहीं है, खुद खुश है कि मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, मैंने इतना काम कर लिया है, लेकिन कस्टमर ने जो दिए वह वही दिए, लेकिन हमने ये भी उड़ा दिया, फिर भी कुछ रिसीवेबल था, इसको रिसीवेबल मैं गलत बोल रहा हूं सॉरी, फिर भी कुछ राइट था टू रिसीव, क्योंकि काम तो हो गया, लेकिन ये राइट टू रिसीव इस दिन ये नहीं है कि बस काम बंद करो और कोर्ट में ले जाओ क्या कहेगा कस्टमर, मैंने लिखा हुआ है प्रोग्रेस पेमेंट, अगले साल की प्रोग्रेस करेगा, एंड पे मैंने इसको 13,50,000 देना है, ये कह रहा है मेरा रिसीवेबल है, मैं कह रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। ठीक है, तो ये ज़रा बारीक सी बात थी। अच्छा जी, कितने पैसे आ गए? 13,50,000। अच्छा, अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, वैसे मेरा दिल कर रहा है बिल्कुल वैसे ही करें जैसे सीखा था, नहीं नहीं ऐसे दिल कर रहा है, ऐसे दिल कर रहा है, 30 लाख इंटू 100 ऐसे दिल कर रहा है, इंटू 100 माइनस कितना बुक हो चुका 18, तो वे डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन ऐसे दिल किया मेरा, ज़रा रिवीजन करें जी, कितना 12। ठीक है जी, अब बाकी क्या है, रिसीवेबल तो है ही नहीं, हाँ जी, वो कंडीशन अब इसी दिन मीट हुई है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट आया तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट गया। ठीक है, जिंदगी आसान। ठीक है, नहीं 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 नहीं, एक छोटी सी बात पढ़ा के ना 20 सवाल का एक पार्ट भी रहता है। ठीक है, एंट्री कोई नहीं है यार, ये छोटा सा रहता है। ठीक है, सुनो तो, एक एंट्री नहीं है, बस सिर्फ ये 1-2 मिनट की बात है, सिर्फ ये रिक्वायरमेंट पढ़नी है और हमने ये डिसाइड करना है कि एंट्रीज करें या यही एंट्रीज होनी है सेम। ठीक है, बस इतनी सी बात है, सारा सवाल वही है। ये समझ आया? ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है मुझे लग रहा है, इसको मिटाएं ज़रा। मेरे सर मिक्सअप तो सारा कुछ ही हो रहा है, इसलिए बस कर दें भाई, इसीलिए तो मैं बच्चों को पास पेपर नहीं करा रहा, रिलैक्स हो जाएं। लेकिन ये तो अच्छा, सुने 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 इधर देखें 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 देखें, ये हो गया सवाल ख़त्म, इसमें कोई मसला, ये सबसे बारीक बारीक बात थी, मैं यकीन मानो बड़ा परेशान था, अल्लाह ने आपको समझा दी, शुक्र करें। ये पॉइंट 1 हो गया। ठीक है, अच्छा पॉइंट 2 पढ़ें लें, पहले पढ़ें जी। अच्छा जी, इन द इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय कस्टमर, अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, ऊपर वाली बात ही है, ठीक है ना, अगर डिफ़ॉल्ट बाय कस्टमर है, देखो पहली शर्त तो पहले ही पूरी हो चुकी है ना, यानी कि तीसरे में से एक क्या है, उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया हुआ है कि आपके किसी और को नहीं देना। ये असल में ना, ये जब अल्टरनेटिव्स होते हैं, सिचुएशन होती है, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाली सारी बात सेम है, सारी बात सेम है, सिर्फ ये डिफरेंट है, इसलिए ऊपर वाला जैसे पढ़ा है वैसे ही है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में कहता है जी अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए, अब देखना ज़रा ध्यान से ध्यान से ध्यान से इत्मीनान से, आइदर एंटिटी कैन रिक्वायर कस्टमर टू परफॉर्म एज रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और एंटिटी कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट in exchange of asset under construction and an entitlement to a penalty of proportion of contract price। ठहरो ठहरो ठहरो, सही है, कहता है कस्टमर डिफॉल्ट करे
तो एंटिटी जो है वो परफॉर्म कर सकती है, कह सकता है कि नहीं 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 नहीं, वो कह सकता है, क्या कह सकता है, वो कह सकता है नहीं 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 कंप्लीट करो, ठीक है। या अब ये सेलर की मर्जी है, या सेलर ये कर सकता है कि वो कहे यार मुझे एसेट वापस करो, निकलो यहां से, ठीक है, और साथ में कुछ पेनल्टी दे दो जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कोई प्रोपोर्शन है। अगर तो सेलर इस ऑप्शन पे जाता है जिसको मैं कलर कर रहा हूं ब्राउन, अगर तो सेलर इस ऑप्शन पे जाता है जिसमें उसको इस एंड का भी ख्याल रखना पड़ेगा, मतलब वो कहता है कि जी कैंसिल करो, मुझे एसेट दो और इतने % पेनल्टी दो, कस्टमर कहता सेलर कहता है कस्टमर को मुझे एसेट दो, निकलो यहां से। है एसेट तो ऑलरेडी उसके पास, यार कोई दूसरा एसेट भी तो हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, ठीक है, और मूवेबल हो सकता है ना, मिसाल दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि कस्टमर, या ये भी हो सकता है ना, देखो कि पूरा एसेट बना के उसने कहा है ले जाओ, इस तरह कर लो, वो चाबी लेके गया है, ठीक है, और फिर कह रहा है नहीं यार मैंने नहीं पैसे देने, तो सेलर कह रहा है ठीक है मुझे चाबी वापस करो, पूरा 30 लाख नहीं, पूरा 30 लाख नहीं, प्रोपोर्शन ले ले, तो ये दूसरी शर्त गलत हो जानी है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या करें इसके सोल्यूशन में, सोल्यूशन में क्या करें, मैं बताता हूं। जब सेलर के पास ऑप्शन है ना तो वो फ़ायदे की तरफ जाएगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड ने ये डिस्कशन की हुई है कि अगर उसके पास ऑप्शन है कि वो मजबूर करे कस्टमर को कि पूरा करो, और दूसरी तरफ ऑप्शन है कि उसको माफ़ कर दे और थोड़े से पैसे लेके साइड पे हो जाए, पता नहीं आगे बिके ना बिके, रिस्क ले, तो भाई जब ऑप्शन होगा तो वो बेटर की तरफ ही जाएगा। इस केस में भी एंट्रीज सेम ही रहनी है, इसको तसल्ली से देख लेना, ये ऐसे ही बात लिखी हुई मिलेगी आपको 2 के अंदर। दो एंटिटी कुड कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, द एंटिटी हैज़ राइट टू पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कंप्लीट डेट बिकॉज एंटिटी कुड ऑल्सो चूज टू एनफोर्स इट्स राइट्स टू, एक ऑप्शन तो है ना ये वाला, वो कह रहा था ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो फिर डिस्कशन वाले ने कहा कि जब स्पेसिफिकली नहीं बताया हुआ तो हम तो यही सोचेंगे कि वो अपने भले का फायदा ही सोचेगा, अपने भले का फैसला करेगा और वो कहेगा जी मैंने तो पहले ऑप्शन पे ही जाना है, ठीक है ना। इस वजह से एंट्री सेम है, इसको ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम ही रखेंगे। पढ़ लेना घर पे अगर कोई मसला हो तो, इसीलिए कल आ रहे हैं देख लेंगे, ठीक है। एंट्रीज यही हैं, सेम एंट्रीज होनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब सुबह फिर इंशाल्लाह क्लास करेंगे 116 इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा, उसमें सिर्फ IFRS के पास पेपर्स करेंगे। फिर 10-11 तारीख को आपको एक क्लास मिल जाएगी जिसमें 5-6 घंटे की डिस्कशन होगी, छोटी छोटी चीज़ें, 10-11 को वो अलग क्लास, ठीक है, उसको छोड़ो, वो देख लेंगे, वो अभी तो तैयारी भी नहीं की, हो सकता है वो 2 घंटे की हो सकता है 5 की हो, तो ये भी नहीं पता, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह होती है मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।